स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने आप फोल्डर बना लेता हूँ, डे 3। आज हम लोग CSS देखने वाले हैं कि CSS कैसे काम करती है, CSS क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, सिंटैक्स, सिलेक्टर्स, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डे 3 के अंदर एक index.html बना लेता हूँ। बन गया? फाइन। और बोलरप्लेट कोड लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ CSS डे 1। इतना हो गया हमारा। अब देखते हैं CSS का इंट्रोडक्शन कि CSS क्या होता है। CSS का पूरा नाम होता है कास्केड स्टाइल शीट। कास्केड स्टाइल शीट हो सकता है वर्ड मीनिंग गलत हो, मिला लेना एक बार। इसका यूज हम लोग करते हैं जो भी हमारा HTML होते हैं उसको स्टाइल करने के लिए, उसको सही से डिजाइन करने के लिए। क्योंकि जो हमारा HTML होता है वो बिल्कुल ही सिंपल सी कोड्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपको तुम्हें एग्जांपल दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे एक H1 लिखा और मैं लिखा हेलो GTEX और इसको मैंने रन कर दिया। ये इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। अब इसी को अगर मैं स्टाइल कर पाऊँ तो मैंने इसको कर दिया कलर रेड या फिर टील। अब इसका कलर इस तरीके से टील हो गया। मुझे मान लीजिए फ़ॉन्ट सही नहीं लग रहा है, मैं इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर दूँ। मैंने कह दी तुम यूज करो फैंटेसी, तो इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गई। फ़ॉन्ट फैमिली कर्सिव, इस तरीके से इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज हो गई। मैंने कहा कि फ़ॉन्ट फैमिली तो हमें चेंज कर लें, लेकिन ये थोड़ा सा पतला होना चाहिए। तो मैंने इसको कह दिया कि तुम अपना फ़ॉन्ट वेट चेंज कर लो, फ़ॉन्ट वेट कर लो 100। इस तरीके से पतला हो गया। तो ये सारे जो स्टाइलिंग का काम होता है ये हमारा CSS से होता है। HTML सिर्फ और सिर्फ हमारा वो डिजाइन नहीं बनाता, HTML सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन बनाता है। HTML स्केलेटन बनाता है। CSS क्या करता है? CSS इसको डिजाइन करता है, इसको स्टाइल करता है। और फिर जावास्क्रिप्ट क्या करता है? तो जावास्क्रिप्ट इन सब का माइंड होता है, इन सबको वो वर्किंग करता है, इन सब में एक्टिविटी ऐड करता है। अगर हम इन तीनों को ध्यान से समझें तो जैसे हमारी बॉडी है, तो बॉडी में जो स्केलेटन है वो हमारा HTML का काम है। उसके बाद जो हमारे बॉडी में कलर्स हैं या फिर हाइट वगैरह है या वेट वगैरह है, तो ये सब देने का काम CSS का है। और जो हमारा दिमाग काम करता है, जैसे हमारा माइंड हो गया, हम लोग हाथ को ऊपर उठा सकते हैं, पैर को आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें करने का काम कौन करता है? जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट हमेशा फंक्शनैलिटी ऐड करता है। फंक्शनैलिटी जो भी हमें ज़रूरत होगी तो जावास्क्रिप्ट की नीड होगी, जब भी हमें डिजाइंस की नीड होगी तो हमें CSS की ज़रूरत होगी। और सिर्फ स्केलेटन या स्ट्रक्चर देखना हो, स्ट्रक्चर बस देखना हो, स्ट्रक्चर बस बनाना हो तो हम HTML का यूज करते हैं। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर या लेआउट तैयार होता है, लेआउट यानी डिजाइन तैयार होता है। उसके बाद फिर उसमें उस घर को जब बनाया जाता है तो कलर वगैरह, वॉल्स वगैरह, उनकी डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, एक्सटीरियर डिजाइनिंग, ये सब करी जाती है। और उसके बाद जब उसमें इसी टाइम पे इसमें लाइट पंखे भी सब लग जाएंगे, लाइट पंखे लग जाएंगे, बस वो चलेंगे नहीं। फिर जब एट द एंड एक इलेक्ट्रिशियन आएगा और फिर वो इन सब लाइट्स को, फैंस को, इन सब को फिर वो वर्किंग बनाएगा। तो यही जो लेआउट का काम करता है वो हमारा HTML करता है। HTML हमें एक लेआउट तैयार करके देता है, CSS उस लेआउट को डिजाइन कर रहा होता है, उस लेआउट को ये डिजाइन करता है। और जावास्क्रिप्ट
इन सबको फिर वर्किंग करेगा। जो भी HTML में लेआउट तैयार हुआ है, CSS में जो भी डिजाइनिंग हुई है, उसमें से जिसको भी हमें फंक्शनैलिटी जिस पे ऐड करनी हो, जिसे वर्किंग करना हो, उससे जावास्क्रिप्ट फिर करेगा। इस तरीके से HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का ये मेन रोल होता है एक वेबसाइट में। तो हमने HTML कवर कर लिया, अब हम आते हैं CSS पे। तो अभी हमने देखा कि हमने एक टेक्स्ट लिखा था, उसको कलरिंग वगैरह दी, उसकी फॉन्ट फैमिली वगैरह सब चेंज की। तो ये होता है हमारा CSS। अब CSS जब भी हम लोग लिखते हैं तो इसका एक सिंटैक्स है। CSS का एक सिंटैक्स है। जैसे हमारे पास HTML का सिंटैक्स था, हमने देखा था HTML का सिंटैक्स। HTML के सिंटैक्स में क्या होता है? HTML सिंटैक्स मतलब होता है लिखने का तरीका, कि हम लोग उसे कैसे लिखते हैं। तो HTML में हम लोग कैसे लिखते थे? इस तरीके से टैग का नाम लिखते थे, इस तरीके से टैग नाम को क्लोज करते थे। या तो फिर अगर सेल्फ क्लोजिंग टैग होता था तो इस तरीके से लिखते थे, और जो भी टेक्स्ट होती थी इसके बीच में फिर लिखा जाता था। क्लियर है? इस तरीके से HTML का सिंटैक्स होता है। लेकिन CSS के सिंटैक्स की बात करें तो CSS का सिंटैक्स होता है, हम लोग टैग लिखते हैं या फिर सेलेक्टर लिखते हैं। सेलेक्टर लिखने के बाद यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू और प्रॉपर्टी, और उसके बाद लिखते हैं वैल्यू। अगर और प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो और प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, और वैल्यू लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग CSS को लिखते हैं। ये CSS का हमारा सिंटैक्स है। अब CSS को इंसर्ट करने के लिए या CSS यूज करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। हम लोग 3 तरीके से CSS को यूज करते हैं। पहला इनलाइन, दूसरा इंटरनल और तीसरा एक्सटर्नल। ये क्या होता है? तो हम लोग CSS को अपने HTML के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक लिखा H1 और उसमें लिख दिया हेलो एवरीवन, रन कराया, इस तरीके से आ रहा है लिखा हुआ। अब मैं इसको स्टाइल कर सकता हूँ, यहीं पे मैं एक स्टाइल एट्रीब्यूट लगाऊंगा, टैग के बाद ही एक स्टाइल एट्रीब्यूट लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं इसके सारे CSS के सारे फंक्शनैलिटी अब मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। मुझे इसका कलर चेंज करना है, मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, टील लिख सकता हूँ। लिख दिया मैंने, तो देखो कलर चेंज हो गया। और सिंटेक्स ध्यान से देखो, सिंटेक्स क्या है? अगर हम लोग इनलाइन CSS यूज करते हैं तो सबसे पहले स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग ये इसको कहते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हमने क्या दी है? कलर। उसकी वैल्यू क्या दी है? टी। तो हमारा कलर हो गया। वैसे ही हम और प्रॉपर्टी अगर ऐड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉन्ट फैमिली और कर्सिव। तो फॉन्ट फैमिली एक नई प्रॉपर्टी है और कर्सिव उसकी वैल्यू है। इस तरीके से इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई। मैं कहता हूँ फॉन्ट साइज और 30 पिक्सल, इसकी फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। मैं कहता हूँ 80 पिक्सल, तो इसकी फॉन्ट साइज 80 पिक्सल हो गई। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग इनलाइन CSS को लिखते हैं। इसे हम लोग कहते हैं इनलाइन CSS लिखना। ऐसे लिखने में खराबी क्या होती है कि देखो हमारे टैग्स बढ़, ये लाइन ऑफ कोड कितना लंबा हो गया, ये सिंपल HTML हमारा था और ये कितना बड़ा हो गया। सिर्फ मैंने अभी कितनी CSS की एक प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी और 3, टोटल 3 प्रॉपर्टी बस यूज की। इसके अलावा मैंने अभी तक यूज करा नहीं है। मैं अगर फॉन्ट वेट भी यहीं पर डाल दूँ, फॉन्ट वेट मैं कह दूँ 100, तो इस तरीके से अगर बहुत सारी प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने लगे तो काफ़ी बड़ा सा फाइल हो जाएगा हमारा HTML का। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इनलाइन CSS बहुत कम लिखना प्रेफर करेंगे। तो ये तरीका है इनलाइन CSS का। इनलाइन CSS, जब भी हमें इनलाइन CSS लिखनी होगी तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर है? अब मैं बताता हूँ, तो हमने इनलाइन CSS कर लिया। अब मैं बताता हूँ इंटरनल CSS कैसे लिखा जाता है। इंटरनल CSS का मतलब है सेम फाइल के अंदर लिखना। इनलाइन का मतलब है उसी लाइन पर CSS लिख देना। इनलाइन CSS का मतलब है सेम लाइन पर CSS लिखना।
इंटरनल CSS का मतलब है सेम फाइल के अंदर CSS लिखना, और एक्सटर्नल का मतलब है दूसरे फाइल में CSS लिखना, फिर उसे HTML से ऐड करना। तो ये 3 तरीके होते हैं। हमने पहला तरीका देख लिया इनलाइन CSS लिखने का, कि सेम लाइन पर हम लोग CSS कैसे लिखते हैं। अगर यहीं पे हमारे पास एक p टैग होता और इसमें होता 50 वर्ड्स, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता। तो इसकी CSS भी हम लोग यहीं पे लिखते हैं। मैंने कहा था इसकी स्टाइल चेंज करके फ़ॉन्ट फैमिली तुम इसकी कर दो फैंटेसी, और उसके बाद इसका फ़ॉन्ट वेट कर देना 100, और इसकी विड्थ सेट कर देना तुम 300 पिक्सल। इस तरीके से ये हुआ। कर्सिव, तो देखो इसमें भी मैंने इनलाइन ही CSS लिखी है। तो ये तरीका होता है इनलाइन CSS लिखने का। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इंटरनल CSS कैसे लिखी जाती है। इंटरनल CSS लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक H3 बना देता हूँ और लिख देता हूँ इंटरनल CSS। H3 मैंने बनाया और लिख दिया इंटरनल CSS। H3 हमारा यहाँ पे लिखा हुआ रहा इस तरीके से। अब हम इसको स्टाइल करेंगे, मतलब अब हम इसके लिए CSS लिखेंगे, लेकिन वो CSS हम इनलाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इनलाइन लिखेंगे नहीं, इनलाइन नहीं लिखेंगे। इंटरनल CSS लिखने के लिए जो ये हेड टैग है हमारा, हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग बना लेते हैं। हेड के अंदर एक और टैग होता है स्टाइल टैग, तो हमने स्टाइल टैग बना लिया, और जो भी CSS हमें लिखनी होगी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले इनलाइन में क्या होता था कि हमें डायरेक्ट लाइन में हमें CSS लिखनी होती थी, लेकिन इंटरनल CSS में सबसे पहले हमें बताना होगा कि हम किसके लिए CSS लिखना चाहते हैं। तो मैं लिखना चाहता हूँ H3 के लिए, तो मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे CSS लिखनी है H3 के लिए। तो ये हमारा हो गया सेलेक्ट, हमने H3 को सिलेक्ट कर लिया। अब ब्रैकेट इस तरीके से ओपन कर लिया। अब हम इसके अंदर जो भी CSS लिखेंगे वो हमारे H3 के लिए होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दी, सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज कर देना 50 पिक्सल, फ़ॉन्ट वेट कर देना 900, फ़ॉन्ट फैमिली कर देना Seago UI, फ़ॉन्ट साइज इसकी बस 50 पिक्सल हुई है, फ़ॉन्ट वेट 900। फ़ॉन्ट वेट बढ़ाने से इस तरीके से बोल्डनेस आती है, तो 900 है। फ़ॉन्ट फैमिली भी Seago UI है, मैं फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करके दिखाता हूँ। मैंने कहा फ़ॉन्ट फैमिली Seago UI की जगह फैंटेसी यूज कर लो या फ्रैंकलिन। तो देखो चेंज हो, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गई, यानी हमारा इंटरनल CSS वर्क कर रहा है। मैं इसका कलर भी दे देता हूँ, तो मैंने इसको कलर दे दी टोमेटो, टोमेटो कलर हो गया। इस तरीके से हम लोग इंटरनल CSS लिखते हैं। तो मैंने S3 के लिए CSS लिख दिया, S3 इंटरनल CSS टेक्स्ट जो है उसके लिए मैंने यहाँ पे CSS लिख दिया। अब देखो ये फॉर्मेटिंग कितनी सही लग रही है, हमारा S3 बिल्कुल नीट और क्लीन, HTML का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही सिंपल एक जगह पे है, और हमारा CSS एक जगह पे है। तो इस तरीके से हम लोग इंटरनल CSS का यूज करते हैं। अब इसमें भी एक परेशानी ये है कि अगर कभी कभी क्या मतलब मोस्टली जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे लाइन्स ऑफ कोड जो होते हैं 2000 3000 इतने चले जाते हैं। अब मान लो कि अगर HTML का फाइल ही अगर 2000 लाइन का है, HTML ही हमारा 2000 लाइन का है, और इस तरीके से हम लोग उसके लिए CSS फिर लिखें, तब तो वो और ज़्यादा हो जाएगा, वो 8 से 10,000 चला जाएगा। इसलिए हम लोग स्टाइल टैग को मतलब इस तरीके से इंटरनल CSS लिखना भी ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरनल CSS। तो हम लोग कौन सा ज़्यादा यूज करते हैं, तो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं एक्सटर्नल CSS, यानी एक और फाइल बनाएंगे CSS के लिए और उसे अपने HTML से लिंक करेंगे। ये कैसे होता है, आ जाओ मैं एक नया सबसे पहले एक नया वो बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे बना दिया external.html,
एक नया HTML बना दी मैंने, और इसमें HTML का कोड पहले मैंने लिख दिया। इसको मैंने कर दिया एक्सटर्नल CSS। क्लियर है? एक्सटर्नल CSS लिख दिया, ये हमारा HTML बन गया। मैंने यहाँ पे H3 में लिख दिया एक्सटर्नल CSS। सेम इसी तरीके से हम लोग एक और फाइल बनाएंगे CSS के लिए, उसका मैं नाम रख लेता हूँ external.css। ये ध्यान देना है, जब भी हम लोग CSS लिखने के लिए फाइल बनाएंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .css। HTML लिखने के लिए बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, .html। वैसे ही CSS लिखने के लिए जब भी बनाएंगे तो .css। क्लियर है? तो हमने .css करके एक CSS फाइल बना दी। हमने .css करके एक्सटर्नल CSS के लिए फाइल बना दी। अब हम जो भी CSS लिखना होगा हमें, हम इस वाले फाइल के अंदर लिखेंगे और HTML यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो मैंने H3 लिखा है, H3 के लिए मैं यहाँ पे CSS लिख देता हूँ। मैंने लिख दी कि तुम्हारी फ़ॉन्ट साइज जो होगी वो होगी 100 पिक्सल। तुम्हारा जो कलर होगा रेड होगा। और अब इस एक्सटर्नल वाले को रन कराते हैं। एक्सटर्नल CSS को मैंने रन कर दी, एक्सटर्नल वाले फाइल को। लेकिन यहाँ पे CSS अप्लाई नहीं। क्यों नहीं अप्लाई हुई? क्योंकि हमने अपने HTML को बताया ही नहीं कि किस वाले CSS से लिंक करना है। लिंक करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा हेड टैग है इसमें टाइटल के ठीक ऊपर एक लिंक टैग लगाओ। लिंक जैसे लिखोगे उसमें रेल जो होगी स्टाइल शीट होनी चाहिए, और href में उस फाइल का नाम होना चाहिए जहाँ पे तुम्हारा CSS है। जैसे मेरे फाइल का नाम क्या है, तो फाइल का नाम है external.css। अब ये जो CSS है, external.css जो है वो हमारे इस वाले HTML से लिंक हो गई है। और इस external.css में हमने क्या लिखा है, H3 का कलर रेड कर देना और फॉन्ट साइज 100 पिक्सल कर देना। और H3 कहाँ है, ये रहा। तो अब इसकी कलर रेड हो जाएगी और फॉन्ट साइज 100 पिक्सल हो जाएगी। तो इस तरीके से एक्सटर्नल CSS का यूज किया जाता है। तो मोस्टली हम लोग जब भी यूज करेंगे तो एक्सटर्नल CSS यूज कर रहे होते हैं, ताकि CSS का कोड सेपरेट हो एक जगह पे और HTML का कोड सेपरेट हो एक जगह पे। क्लियर है? तो हमें CSS को इंसर्ट कैसे करना है। CSS को इंसर्ट करने के 3 तरीके होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन में हम लोग सेम लाइन पे CSS का कोड लिख देते हैं। इंटरनल में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर CSS लिखते हैं। और एक्सटर्नल में हम लोग क्या करते हैं, तो एक अलग से फाइल बनाते हैं CSS के लिए, जहाँ पे हम लोग CSS लिखते हैं। और इस वाले CSS फाइल को हम अपने HTML के फाइल से लिंक करते हैं, लिंक टैग का यूज करके। वहाँ पे रेल जो होती है वो स्टाइल शीट होती है, और href में हम लोग अपने CSS वाले फाइल का पाथ देते हैं। आई होप कि तुम लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि CSS को यूज करने के 3 तरीके हैं टोटल। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है CSS को हम लोग कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। 3 तरीके से यूज कर सकते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। इनलाइन सबसे कम यूज होता है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें कुछ चीज़ें मैं दिखाता हूँ। अब आती है यहाँ पे प्रायोरिटी। CSS जो है प्रायोरिटी बेस्ड काम करता है, मतलब किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे H3 में क्या लिखा है, कलर रेड। क्लियर है? मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक स्टाइल हेड के अंदर ना एक स्टाइल को बनाता हूँ, और यहाँ पे H3 के लिए मैं कलर लिखता हूँ ब्लू। अब रेड अप्लाई हो गया, ब्लू अप्लाई होगा। तो अभी के लिए तो रेड अप्लाई होगा, क्यों? क्योंकि हमने लिंक टैग को नीचे रखा है। पहले उसने H3 को ब्लू किया होगा, फिर वो आया इस लाइन पे और उसने देखा कि नहीं, एक्सटर्नल CSS में मुझे जाना है और एक्सटर्नल CSS में कलर रेड है, तो उसने रेड कर दिया। और अगर यही स्टाइल को अगर मैं नीचे लिख दूँ तब अब इसका कलर ब्लू अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो इस लाइन को रीड करेगा। इस लाइन में उसने देखा कि H3 को मुझे रेड रखना है। क्लियर है? H3 को रेड रखना है।
उसने रेड कर दिया। फिर वो अगली लाइन पे आया तो देखा कि एक स्टाइल टैग लगा हुआ है और इसमें H3 को कहा जा रहा है कि ब्लू कर दो, तो उसने ब्लू कर दिया, वो रेड को हटा के ब्लू कर दिया। अब अगर मैं यहीं पे स्टाइल लिख दूँ और इसको मैं कलर दे दूँ, इसको मैं कलर देता हूँ टील। अब कौन सा अप्लाई होगा? टील कलर अप्लाई हुआ। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो एक्सटर्नल CSS को देखा, उसने रेड कर दी क्योंकि यहाँ पे रेड लिखा हुआ है। फिर उसने देखा कि अब कलर ब्लू करना है हमें, उसने ब्लू कर दी। फिर वो नीचे आया और उसने देखा कि अब मुझे कलर टील करना है, तो उसने कलर टील कर दी। तो एट द एंड हमें क्या दिख रहा है? कलर टील। तो इस तरीके से कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इनलाइन CSS की होती है। अगर मैंने इंटरनल CSS में कुछ भी लिखा है और उसको ओवरराइड करना है मुझे, तो मैं इनलाइन CSS लिख सकता हूँ। जैसे इंटरनल CSS में मैंने लिखा था कि कलर रेड कर दो, लेकिन इनलाइन में मैंने लिख दिया कि टील कर दो, तो उसने कलर टील कर दिया। इसे हम लोग कहते हैं CSS में प्रायोरिटी बेस्ड काम कैसे होता है, तो ये तरीका है। जब भी हमें अपने एक्सटर्नल वाले CSS को ओवरराइड करना होता है तो कई बार हम लोग इंटरनल CSS का इनलाइन CSS या इंटरनल CSS का यूज कर रहे होते हैं। क्लियर है? आई होप CSS में इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं CSS में थोड़ा बताता हूँ कमेंट कैसे लिखा जाता है। तो CSS में कमेंट लिखने के लिए थोड़ा सा अलग तरीका है। इसमें स्लैश स्टार स्टार स्लैश और इसके बीच में तुम यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज CSS कमेंट, और ये मल्टी लाइन कमेंट है। इस तरीके से तुम यहाँ पे कितने भी कमेंट लिख सकते हो। दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। इस तरीके से CSS के अंदर कमेंट लिखी जाती है। क्लियर है? कमेंट के बाद अब हम लोग आते हैं कलर्स पे बात करते हैं CSS में। तो CSS में कलर्स तो अभी हमने देखे काफ़ी सारे। इसके साथ साथ अब हम आते हैं, हमने टेक्स्ट के कलर देना देख लिया। तो जो कलर्स हैं ना, इसमें हम लोग कई तरीके से देख सकते हैं। जैसे H3 हमने लिखा, हमने इसको कलर दे दिया। पहले अब मैं ये इनलाइन हटा देता हूँ और इनलाइन और इंटरनल दोनों हटा। अब हम लोग एक्सटर्नल फाइल में ही काम करेंगे। हमारा HTML हो गया, ये कलर रेड हो गया, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ कलर के अलावा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैंने कर दी एक्वामरीन कलर, एक्वामरीन। इसका बैकग्राउंड कैसा हो गया? एक्वामरीन और टेक्स्ट रेड। ठीक है? बैकग्राउंड कलर के अलावा हमारे पास और भी प्रॉपर्टी है। जैसे मैं यहाँ पे दे सकता हूँ बॉर्डर, तो बॉर्डर में दे दी 1 पिक्सल, या बॉर्डर कलर दे देते हैं, हाँ 1 पिक्सल सॉलिड। और बॉर्डर कलर में दे सकता हूँ, तो बॉर्डर कलर मैंने दे दी ब्लैक। देखो इसके चारों तरफ बॉर्डर कलर ब्लैक है। बॉर्डर कम दिख रहा है क्योंकि 1 पिक्सल मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ, बॉर्डर कलर ब्लैक आ रहा है। इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट में ये सारी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अब जो कलर्स हैं ना हमारे पास, ये जो कलर्स हैं, ये तो मैं लिख देता हूँ कलर। तो कलर की जो वैल्यू है ना, वो हमारे पास CSS में कई तरीके से डिफाइन है। जैसे RGB वैल्यू, RGBA वैल्यू, फिर हेक्स वैल्यू, HSL वैल्यू और HSLA वैल्यू, और उसके बाद जो प्री डिफाइंड नेम है कलर के, कलर नेम वो। इतने तरीके से हम लोग CSS में कलर को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कलर लिखा है रेड, तो ये रेड हुआ था। अगर रेड का मुझे कलर कोड पता होता तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ रेड हैश कोड। तो देखो रेड का कलर कोड ये होता है HFF40। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब मैं रेड ना लिख के मैं लिखता हूँ HFF40। देखो कलर ये कैसा बन गया? रेड। ये इस तरीके से ये रेड ही रहेगा। इस तरीके से हम लोग ना अलग अलग कलर कोड भी यूज कर सकते हैं। मैं
एफ की जगह डी कर दें। और मतलब मैं अपने हिसाब से एक मैंने कलर कोड डाल दिया E5456। ये मैंने कलर कोड डाल दिया। देखो ये ऐसा कलर है। इस तरीके से हम लोग हेक्स कलर कोड पास करके भी कलर दे सकते हैं। उसके अलावा एक और तरीका है हमारे पास RGB वैल्यू। RGB वैल्यू में हम लोग रेड ग्रीन और ब्लू की वैल्यू देते हैं। हमें पता है कि जो मेन कलर है हमारे पास वो रेड ग्रीन और ब्लू ही है। फिर हम बाकी के कलर्स इनको मिला करके बनाए जाते हैं। तो मैं रेड की वैल्यू देता हूँ 50, ग्रीन की वैल्यू देता हूँ 30 और ब्लू की वैल्यू दे देता हूँ 120। देखते हैं कौन सा कलर बनता है। तो वो ब्लू पे ही कुछ इस टाइप का कलर बना। मैं ब्लू की वैल्यू कम कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। तो देखो हल्का सा डार्केस्ट कलर बना है इस बार। मैं इसकी वैल्यू 30 कर देता हूँ तो भी डार्केस्ट बना है 50। इस तरीके से अलग अलग कलर कोड पास करके हम लोग अलग अलग कलर वैल्यू पास करके भी कलर बना सकते हैं। क्लियर है। अब इसमें देखो हमने अभी तक 3 वैल्यू बस दी है। 3 वैल्यू देने का मतलब है कि ये तो हमने कलर बता दिया। कलर कितना दिखेगा यानी ट्रांसपेरेंसी इसकी क्या होगी, उसके लिए हम यहाँ पे चाहे तो एक और वैल्यू दे सकते हैं। मैंने कह दिया 0.2। इसकी कलर ट्रांसपेरेंसी इतनी कम है, काफ़ी हल्का सा दिख रहा है। मैं कह दूँ 0.9 तो ये पूरा दिखेगा। मैं कह दूँ 0.5 तो आधा दिखेगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसपेरेंसी भी यूज कर सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं RGBA। ए का मतलब है अल्फा वैल्यू, यानी ट्रांसपेरेंसी कितनी हमें दिखानी है। तो हमने हेक्स कलर कोड देख लिया, RGB देख लिया, RGBA देख लिया। HSL और HSLA सेम इसी तरीके से परसेंटेज वाइज बस वो पास किए जाते हैं। जैसे मैं लिखूँ HSL वैल्यू, इसमें ह्यूज, सेचुरेशन और लाइटनेस के बिहार पर कलर डिसाइड किया जाता है। मैं दे दूँ 9, सेचुरेशन रहेगा 100% और हमारी लाइटनेस रहेगी 64% लाइट होगी। तो कुछ इस तरीके का कलर बना हमारा। तो मैं यहाँ 9 की जगह 20 कर देता हूँ। 7 और इसमें भी हम लोग एक एक्स्ट्रा वैल्यू पास कर सकते हैं चाहे तो अल्फा वैल्यू जो ट्रांसपेरेंसी बताएगा। तो मैंने इसे पास कर दिया 0.2। ये कितना ट्रांसपेरेंसी रहेगी कलर की वो डिफाइन करता है। मैं यहाँ पे 9 करता हूँ, रेड बनेगा इस तरीके से 0.5 इतने ट्रांसपेरेंट है। वही अगर 0.9 कर दो तो सबसे ज़्यादा दिखेगा। इतने तरीके से हम लोग कलर को अपने CSS में यूज कर सकते हैं। सबसे सही तरीका क्या है कलर यूज करने का। तुम्हें कलर कोड वगैरह तो याद रहेंगे नहीं, तुमने नाम लिखा कलर आ गया। लेकिन मान लो कि तुम्हें रेड चाहिए नहीं, रेड तुम्हें चाहिए नहीं, तुम क्या कर सकते हो, जैसे ही इस पर हॉवर करोगे ना, इस पर क्लिक करोगे तो देखो इस तरीके से तुम्हारे पास कलर पिकर हो गया। अब तुम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कलर बना सकते हो। मान लो तुम्हें हल्के ग्रीन में का कलर चाहिए तो आ गए ग्रीन पे, यहाँ से तुम चूज कर लो कि कितना ग्रीन कौन सा कलर चाहिए। कलर की ट्रांसपेरेंसी क्या रहेगी यहाँ से चूज कर लो और बस छोड़ दो। तो ये RGB वैल्यू निकाल के खुद ब खुद लिख देगा, तुम्हें चिंता ही नहीं करनी। इस तरीके से भी तुम कलर को यूज कर सकते हो। और ये तरीका है क्योंकि तुम्हें कलर कोड या हैश फॉर्मेट को याद रहेंगे नहीं, तो इस तरीके से तुम यूज कर सकते हो, खुद से कलर बना सकते हो। क्लियर है। तो आई होप तुम लोग को कलर क्लियर हो गया होगा कि कलर किस तरीके से काम करता है। अब हम लोग आते हैं थोड़े से बॉर्डर पे। मैंने यहाँ पे लिखा था बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड लिखा था। सॉलिड का मतलब है कि बॉर्डर का फॉर्मेट क्या होगा। सॉलिड ये तरीका है जो अभी तुम्हें दिख रहा है। मैं ये RGB वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। अब ये जो बॉर्डर दिख रहे हैं तुम्हारा स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है। इसी तरीके से हम लोग मल्टीपल बॉर्डर टाइप यूज कर सकते हैं, जैसे डॉटेड। तो डॉटेड में है डॉट डॉट में तुम्हें
लिख रहे हैं। उसके बाद यूज कर सकते हैं डैश, ये तुम्हें डैश में दिखेगा, डैश डैश में। हम यूज कर सकते हैं डबल, ये तुम्हें डबल लाइन में दिखेगा। बॉर्डर की और प्रॉपर्टी है ग्रूव, इस तरीके से दिखेगा। देखो हल्का सा 3D जैसा लुक देता है, कॉर्नर पे भी फ्रेम जैसा, तो ग्रूव। उसके अलावा यूज कर सकते हैं रीच, इस तरीके का लुक देता है ये भी रीच। रीच के अलावा यूज किया जा सकता है इनसेट, क्लियर का आउटसाइड की तरफ लुक दे रहा है फ्रेम का, फिर है आउटसेट। और मान लो कि तुम्हें कोई बॉर्डर नहीं चाहिए तो तुम यूज कर सकते हो नल, बॉर्डर नल, तो इससे तुम्हें कोई बॉर्डर नहीं दिखेगा। तो इतने तरीके के बॉर्डर्स हम लोग यूज कर पाते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया डबल, बॉर्डर में मैंने यूज कर दिया डबल। शॉर्ट हैंड लिखने के लिए ना बॉर्डर कलर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इसे शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। मैंने लिखा बॉर्डर कितने पिक्सल का चाहिए, 10 पिक्सल का। बॉर्डर का टाइप क्या होना चाहिए, सॉलिड, सॉलिड होना चाहिए कि डैश होना चाहिए कि डबल होना चाहिए। मैंने यहाँ पे कर दिया डबल। और बॉर्डर का कलर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो मैंने कहा बॉर्डर का मेरा जो कलर होगा वो होगा टोमेटो। तो देखो ये शॉर्ट हैंड हो गया, एक ही लाइन में हमने बॉर्डर की विड्थ भी बता दी, बॉर्डर का टाइप भी बता दिया और बॉर्डर का कलर भी बता दिया। इस तरीके से एक ही लाइन में भी इसे लिखा जा सकता है। नहीं तो ओरिजिनली ये 3 लाइन है। सबसे पहले बॉर्डर विड्थ 10 पिक्सल, फिर आएगा बॉर्डर टाइप और बॉर्डर स्टाइल डबल, और तब आएगा बॉर्डर कलर ब्लैक, तब वो बॉर्डर बनेगा प्रॉपर। और इसी 3 लाइन को अगर हम चाहें तो कमेंट करके हम एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट हैंड। ये हो गया हमारा बॉर्डर का शॉर्ट हैंड, इस तरीके से। क्लियर है? तो हमने बॉर्डर तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद बॉक्स मॉडल की चीज़ें हैं, तो बॉक्स मॉडल हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। बॉक्स मॉडल थोड़ा सा लंबा टॉपिक है क्योंकि इसमें मार्जिन, पैडिंग, कंटेंट, बॉर्डर सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो चीज़ हम लोग कल कंप्लीट करेंगे।